Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, in the previous lecture we have already discussed about electric potential due to spherical cell. और रिजल्ट उसके क्या क्या रहे थे आपको पता है कि हमने उसको तीन केसेस में स्टडी किया था। केस नंबर 1 जो था उसमें हम लोगों ने आउटसाइड कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, दिस इज V is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon half। ये रिजल्ट आपका है। ये क्या था? आउटसाइड। फिर हमने उसको निकाला ऑन सरफेस या आउटसाइड। ऑन सरफेस जब कैलकुलेट किया तो दिस इज बस यहाँ पे मैंने आपको रिप्लेस करने को बोल दिया था। दिस इज 1/4 pi epsilon naught q upon capital R। Suppose that this is the sphere, spherical shell, and this is the radius of spherical shell, capital R, or this is the point B outside on this surface, on this spherical shell. Okay, so this distance is small r. तो जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आउटसाइड के लिए केस नंबर 1 रिजल्ट ये रहेगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा। जब हम सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे तो बस ये आर इसके रिप्लेस हो जाएगा। इस बार पॉइंट बी की पोजीशन ये है। और तीसरी पोजीशन थी कि अगर मैं इनसाइड कैलकुलेट करता हूँ, इनसाइड मींस स्फेरिकल शेल के भीतर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये पॉइंट इस बार यहाँ लाई करता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो उस केस में जो हमारा इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा? जो सरफेस पे होता है उसके इक्वल होगा। मीन्स सरफेस के भीतर spherical shell के भीतर every point the electric potential are same at every point in the inside the spherical shell. Okay, और वो कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आंसर इज जितनी सरफेस पे होती है। तो इसका मतलब था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ आते जाएंगे वो इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब डिस्टेंस कम होती चली जा रही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है ना। और ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम। नाउ फिर उसके बाद में अगर हम सेंटर की तरफ और आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जब हम सरफेस पे आ गए और फिर और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंटर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो मतलब हम स्फेरिकल शेल के भीतर है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है जो सरफेस पे है। अब वो ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। फाइनली उसकी जो वैल्यू है वो इतनी ही रहेगी। इनसाइड दिस इज इक्वल टू Vs। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा? वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो आप बता सकते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। इफ मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ये वाला डिस्टेंस अलग है और ये वाला डिस्टेंस अलग है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी तो होगा, क्योंकि इनसाइड तो क्या है पोटेंशियल सेम है, कितना जितना सरफेस पे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना उतना यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? dV इक्वल टू 0। ये तो निकाला था उस जगह, आपको याद होगा dV ओवर dr इक्वल टू क्या था? dV ओवर dr इज इक्वल टू E था ना, ये फॉर्मूला है ना। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी dV ओवर dr की? 0। भाई दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट dV ओवर dr, you know very well this relation dV over dr is equal to electric field and inside the electric field of spherical shell is 0, so dV over dr equal to 0। यही से तो कैलकुलेट किया था। now dV is equal to क्या हो जाएगा? 0। तो V is equal to क्या यहाँ से? कांस्टेंट। क्लियर? बात खत्म है। ओके। हाँ, अब आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपको याद होगा जब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोगों ने वहां भी डिस्कशन किया था कि अगर मान के चलिए कि हमारा जो स्फीयर है वो नॉन कंडक्टर है, इन केस स्फीयर इज नॉन कंडक्टर, तो उस केस में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज यही रहेंगी जो यहाँ पे इस कंडक्टर के केस में निकल के आ रही है वैल्यूज, या फिर वो वैल्यूज चेंज होंगी? तो उसको देखते हैं क्या डिफरेंस उसमें आता है। ठीक है, तो हियर
we consider a non-conductor sphere, non-conducting sphere. This is a sphere and this sphere is non-conducting. Non-conducting का मतलब आप अच्छे से जानते हैं जिसपे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, कंडक्टर पे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब मैं इसको चार्ज देता हूँ तो इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइक दिस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वॉल्यूम, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, फिर इनसाइड कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, ये आज हम लोग करेंगे। लेकिन केस क्या हमारा नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, किसकी वजह से नॉन कंडक्टिंग। तो हेडिंग हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। स्टूडेंट, आज मैं आपसे एक बात अभी यहाँ पूछना चाहूँगा, जरा अगर आपको आपकी याददाश्त, बादाम कभी भी नहीं खाते, बादाम खाए तो याददाश्त मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग, भूलोगे नहीं, कम भूलोगे। काम की बात तो तुम लोग भूल ही जाते हो, है ना, जो फालतू की बात है वो तुम्हें याद है। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो जरा मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों केसेस में क्या था। केस नंबर 1 में बताइए, केस नंबर 1 आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आप लोगों ने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ये सेंटर हो गया और ये इसकी स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, मुझे ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये तो आप लोग निकाल चुके हो ना बेटा, प्रीवियस वीडियोस में आपने ये देखा हुआ है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। ये बिल्कुल वही है जो एक कंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टर के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं आउटसाइड के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हमारे पास स्फीयर है, चार्ज इस पे चार्ज तो है ही है, भले नॉन कंडक्टर, तो हमको आउटसाइड निकालना है, आउटसाइड किसी डिस्टेंस पे निकालना है, तो फील्ड लाइंस तो बाहर की तरफ निकलेंगी, दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। ऑन द सरफेस निकालेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन द सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r को रिप्लेस करा दिया कैपिटल R से, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इस कैपिटल R है और हम सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस ये है, तो q अपॉन r इसलिए। और थर्ड पॉइंट इनसाइड, ये डिफरेंस। तीसरे पॉइंट में आगे डिफरेंस हो जाता है एक कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर में। क्यों डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर के केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट। कंडक्टर के केस में इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, कंडक्टर है, ठीक है ना। बट अगर नॉन कंडक्टर है तो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार्ज कहाँ पे अंदर है, और कंडक्टर के केस में चार्ज कहाँ पे रहता है, कहाँ स्टे करता है, इनसाइड स्टे करता है क्या, नहीं करता, कहाँ करता है, ऑन द सरफेस। इसीलिए इनसाइड चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये कारण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैं बार बार इस पर आपको फोकस करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो गलती कर जाते हैं। उनको क्या है कि नॉन कंडक्टर और कंडक्टर में वो दोनों के लिए एक से फॉर्मूला यूज कर जाते हैं, एक ही पॉइंट याद रखते हैं। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर करना है। कंडक्टर के केस में चार्ज जो हमारा है वो ऑन द सरफेस रहता है, इसीलिए इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बट नॉन कंडक्टर के केस में जो हमारा चार्ज है वो अंदर है, अंदर एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना, स्टे अंदर भी स्टे कर रहा है, यहाँ भी रुका हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा E0, E नॉट 0, यहाँ पे E0 नहीं होगा इस केस में, ठीक है। चल, अब अगर E0 नहीं होगा तो कितना होगा, तो आपको पता है, ये मैंने कैलकुलेट करके आपको दिया था कि ये कितना होगा, ये होगा Q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R Q, ये होगा, ठीक है ना।
दिस स्मॉल आर, ये क्या है स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर वो पॉइंट है जहां अंदर की तरफ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल आर। और कैपिटल आर सरफेस वाला है, इस सरफेस तक का डिस्टेंस, ये जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा है सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला था इनसाइड। अब क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूंगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा याद दिला दिया क्योंकि आप 12 नहीं करते तो आप भूल चुके हो, ठीक है। हालांकि इस बार सीबीएसई सिलेबस में से ये वाला टॉपिक हट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हटा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार हमको कैलकुलेट नहीं करना 2020-21 सिलेबस में। तो ये भले ही आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। डेरिवेशन भले ही आपको ना करना हो, लेकिन आप फॉर्मूला तो याद रख सकते हो। कंपटीशन एग्जाम के लिए तो रख ही सकते हैं ना, उस पर तो आप कर ही सकते हैं। आगे आईआईटी नीट की प्रिपरेशन आपको करनी है, ओके। एक सेकंड में रुकूंगा, जरा पानी पी लेता हूँ, जब तक आप लोग ये हेडिंग नोट कर लीजिए। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें भी वो 3 कंडीशन है, 2 कंडीशन में नहीं निकालूंगा क्योंकि 2 कंडीशन में पिछले लेक्चर में निकाल चुका हूं, उनको एज इट इज वैसे ही करना है जो कंडक्टर के लिए हम लोगों ने कल किया था, यानी स्फेरिकल शेल के लिए जो हम लोगों ने किया था, सिर्फ वही कैलकुलेशन आपको करनी है, वही फॉर्मूले आएंगे। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ऑन आउटसाइड, पहला केस में बात करता हूँ आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ओके। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ ऑन द सरफेस, तो दिस इज Bs इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, ठीक है ना। ये दोनों कैलकुलेशन सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है बेटा, ठीक है। अब चेंज करना कहाँ पे है, यानी अब जो हम तीसरा वाला कैलकुलेट करने जाएंगे वो हमको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अलग है। तीसरा पॉइंट है इनसाइड एट एनी पॉइंट, ओके, इनसाइड एट एनी पॉइंट। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी पे प्लेस है, एक टेस्ट चार्ज है जो कहाँ रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है यहाँ, ठीक है, इन्फिनिटी। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से और यहाँ इंटरनल पॉइंट, यानी ये कोई मेरा इंटरनल पॉइंट है P, यहाँ पे इसको लेके आना चाहता हूँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे, और ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ तक इसको लाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन मेरा वर्क डन इस चार्ज पे जो यहाँ रखा हुआ है एट इन्फिनिटी टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है क्या, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसको कैसे लिखते हैं उस फॉर्मूले को, तो आप लोग लिखते हैं, यू नो वेरी वेल, वी नो दैट V is equal to means electric potential, this is equal to minus इंटीग्रेशन E dr, ऐसे लिखते हो ना बेटा, इंटीग्रेशन E dr। अभी मैं पूछना कहाँ से लिख दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, पिछला लेक्चर देख लीजिए, पता चल जाएगा कहाँ से लिखते हैं, ठीक है। कहाँ से लेके हम इसको आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और कहाँ तक लेके आ रहे हैं, यहाँ पॉइंट P तक। और जब ये पॉइंट P पे आ जाता है तो ये सेंटर O से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाता है, स्मॉल r, ये वाला, यानी पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर दिस इज इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। तो ये तो हमने लिमिट लगा दी कि इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं, यानी अभी जब ये यहाँ पे है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी है, और जब ये यहाँ आ जाता है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल r रह जाता है, तो लिमिट लगी इन्फिनिटी टू r, राइट, ओके। अब इसी को मैंने ब्रेक करके लिख दिया। ब्रेक करके कैसे लिखा देखिएगा,
माइनस साइन, चलिए माइनस को भी साथ ही लेके चलते हैं। इसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिखा कि इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, मतलब इसको इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आए, सरफेस तक। ये बिल्कुल कैलकुलेशन वैसे ही कर रहा हूँ जैसा मैंने कंडक्टर के केस में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल निकाला था, तो आप इनसाइड के लिए ऐसे निकाला था, उसको ब्रेक करके निकाला था। अगर नहीं है तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए अभी बात कर रहा हूँ केवल, इन्फिनिटी से यहाँ यानी सरफेस का यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक भी लेके आएंगे तो उसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया है ई डॉट डी आर, फिर से माइनस, अब आर से कहाँ लेके जा रहे हैं, स्मॉल आर, यहाँ तक, यहाँ से सरफेस से और यहाँ तक, ठीक है। तो लिमिट लग गई आर टू स्मॉल आर, फिर ई डॉट डी आर, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल निकाल रहे थे तो ये वाली वैल्यू को मैंने जीरो कर दिया था, स्मॉल आर टू कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। क्यों जीरो कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि इनसाइड, क्योंकि यहाँ सरफेस से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था कंडक्टर वाले में जब हमने स्फेरिकल शेल निकाला। लेकिन आज मैं जीरो नहीं करूँगा क्योंकि इनसाइड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसलिए यहाँ इस बार मैं की वैल्यू को जीरो करने वाला नहीं हूँ। दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको समझिए। अब v इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है इन्फिनिटी टू r, ये वाला पोटेंशियल जो है हमारे पास ये कितना होता है इसको तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये पोटेंशियल था आपका, इसकी वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कहाँ से, इन्फिनिटी टू r मींस इन्फिनिटी से सरफेस तक। तो इन्फिनिटी से सरफेस पे अगर हम आते हैं तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, वो वैल्यू आपके पास है ऑन द सरफेस, Q अपॉन कैपिटल R। ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू कौन सी लगाई है मैंने, ऑन द सरफेस वाली। क्यों लगाई है, क्योंकि इन्फिनिटी से कहाँ पे आ रहे हैं, कैपिटल R। कैपिटल R कहाँ पे लाई कर रहा है, ये सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, तो ये तो सरफेस हो गया ना, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा माइनस। अब यहाँ पे जरा ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अभी मैंने तीन वैल्यूज लिखी थी। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, बट इनसाइड E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon capital RQ into R। दिस यानी यहाँ पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा 1/4 pi epsilon Q upon RQ into R। ठीक है, अब ये भी बताया। तो इस E की वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए, ये वाली इसकी वैल्यू यही तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करा दीजिए। तो ये वैल्यू हो गई R टू इन्फिनिटी, सॉरी कैपिटल R टू स्मॉल r। यहाँ क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ से नोट करा देता हूँ, ठीक है, नोट क्लियर नहीं आएगा। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R, this will minus limit R to small r, और this is 1/4 pi epsilon naught Q upon RQ into R। ठीक है बेटा, ये वाली में डायग्राम मैंने कर दिया, ठीक है। ये तो आ गई E की वैल्यू, ये इनटू में क्या है, अभी dr इनटू dr। अब देखिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, dr के रेस्पेक्ट में, तो इसको बाहर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको बाहर कर दीजिए। अब मैं तेजी से स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपनी। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R क्यूब, और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाता है
कैपिटल आर टू स्मॉल आर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज v इक्वल टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यार मैं c लिख देता हूँ, बार बार इतना लंबा लिखना पड़ता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को c, बाद में इसकी वैल्यू को दे देंगे, ठीक, q अपॉन r माइनस फिर इसकी जगह आ गया c q अपॉन r q, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया तो ये हमारा आया r स्क्वायर अपॉन 2 r इंटू 2 r। फॉर्मूला याद रखिएगा, x की पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ r की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन किया r की पावर 1 प्लस 1 तो r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 तो 2। दिस इज लिमिट r टू r, कैपिटल R टू स्मॉल r, ठीक है। नाउ लिमिट लगाएंगे, v इज इक्वल टू c q अपॉन r माइनस c q अपॉन r क्यू। अपर लिमिट लगाई तो वही आ गया r स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट लगाई तो आ गया कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं, या कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या है यहाँ पे, दिस इज v, c q कॉमन है तो यहाँ से कितना बचा 1 अपॉन r, c q कॉमन ले लिया 1 अपॉन r, यहाँ से कितना बचा माइनस 1 अपॉन c q तो कॉमन आ गया r q, और ब्रैकेट में हो गया r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। Now this is v is equal to cq 1 upon r minus r, इसका 1 upon r क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वैल्यू हमारे को मिलने वाली है, दिस इज r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ओके। इधर माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस r क्यूब से r स्क्वायर, तो r स्क्वायर यहाँ अपॉन में एक r बचेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2r स्क्वायर, राइट, 2r 1 अपॉन 2r, गलती नहीं है, r से r 1 अपॉन 2r, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, v इज इक्वल टू c क्यूब, इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया और ये आ गया 2r, ठीक है, सॉल्व किया r क्यूब तो यहाँ से बचा 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर माइनस प्लस 2r r स्क्वायर, ये बचेगा। नोट करिए बेटा इतना जल्दी से, v इज इक्वल टू c क्यूब 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू c क्यूब, ये 2r स्क्वायर है और ये प्लस r स्क्वायर है, वो कितने हो गए 2r स्क्वायर r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, राइट, माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, प्लीज नोट दिस वन, ओके। नाउ नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, v इज इक्वल टू c की वैल्यू वापस कर देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इन ब्रैकेट 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ओके बेटा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू होती है इनसाइड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इतना होता है ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये वाली बात क्लियर हुई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इनसाइड एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कैपिटल R क्या है, तो कैपिटल R है डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड सेंटर, यानी सरफेस पे कोई भी पॉइंट है
या हम ये कह सकते हैं कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। स्मॉल आर वो पॉइंट है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बस हो गया। क्यू को हम जानते हैं, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है उसके पास, और ये वाले चार्ज को आप लोग निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आपको बहुत अच्छे से भी पता है कि अगर ये स्फीयर है, ये क्यू चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी, डेल्टा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, सिग्मा रो थी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते थे रो से, तो दिस इज रो इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन वी। ठीक, क्यू निकालना है, वो इनटू वी। कभी कभी चार्ज नहीं दिया होता, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया होता है, तो आपको चार्ज को ऐसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल में घुमाने के लिए, ठीक है ना। वो ये वाली लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेता है, सॉरी नॉट ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लेता है और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ले लेता है, और आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एट एनी पॉइंट पूछा, तो आपको यार चार्ज की वैल्यू तो दी नहीं है, कहाँ से निकालें? सर ने तो फॉर्मूला ये दिया था, तो क्यू की वैल्यू तो पता नहीं, यहाँ से निकालिए, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, एट द सेंटर of the non-conducting sphere, ये electric potential at the center of the non-conducting sphere, non-conducting sphere, ठीक है, this is important। तो VC मीन्स सेंटर पे आगे कुछ क्या चेंज होगा यार, इनसाइड निकालना है, क्या चेंज होगा, डायग्राम देखो और सोचो। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सेंटर है, कैपिटल आर किसको बोला जाता है, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है। स्मॉल आर किसको बोल रहे हैं यहाँ पे हम, इनसाइड कोई भी पॉइंट जिस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट बी तक का, दिस इज स्मॉल आर। क्लियर होगा डायग्राम में? नहीं हो रहा तो मैं बोल रहा हूँ भाई, सेंटर ओ से ये पॉइंट बी तक का डिस्टेंस स्मॉल आर, इसको बोल रहे हैं, ये डायग्राम और उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर सेंटर पे निकालोगे तो यहाँ से क्या चीज कम होने वाली है, सेंटर पे अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या चीज खत्म हो जाएगी, तो आंसर है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो क्या चीज कम हो जाएगी, बोलो यार, मैं तो लिख ही देता हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कितने बच्चे इतनी देर में बोल पाएंगे, उनका इंतजार कर रहा हूँ। क्यू यस कम हो जाएगी ये आर, क्योंकि जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो ये पॉइंट बी का डिस्टेंस अभी सेंटर से और आगे जाएंगे और कम हो जाएगा, और आगे जाएंगे और कम हो जाएगा। जब सेंटर पे हम चले जाएंगे तो पॉइंट बी कहाँ आ गया, सेंटर पे, मींस आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यस, तो फ्रॉम द सेंटर पे जब निकालेंगे देन ये याद रखिए स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आएगा आर की जगह तो 0, स्मॉल आर की जगह 2r3, और इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और 3/2 r, 3/2r, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, q अपॉन कैपिटल R, ये 3/2 को मैंने आगे लिख दिया, 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन वाला r ही आ गया। और अगर ध्यान से देखते हैं तो ये जो वैल्यू है इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R। ये वाली वैल्यू तो सरफेस पे थी ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस पे कितना था याद करो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। इतना पोटेंशियल कहां पे था, सरफेस पे। याद आ गया नहीं आ गया, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, सरफेस पे। तो इसकी जगह में क्या लगा सकता हूं, क्या वैल्यू रख सकता हूं, देखो इधर इसकी जगह लिख सकता हूं सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दिस इज इक्वल टू 3/2 Vs। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका 3/2 सेंटर पे होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस 1.5 Vs, मींस 1.5 टाइम्स the electric potential on the center of the non-conducting sphere are equal to 1.5 times on the surface, यानी सरफेस का कितना होता है 1.5 टाइम्स होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। कि बताओ कंडीशन याद रखिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का कितना होता है 1.5। याद रहेगा ना, याद रहना भी चाहिए, नोट करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए ग्राफ की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ एग्जाम में 4-5 अगर पूछ लिया कि ये कंडीशन है और इसके लिए पहचानो इसका ग्राफ कौन सा होगा, ठीक है। ग्राफ हमको जरूर पता होना चाहिए। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आर, और इधर हम बात कर ले रहे हैं v, ठीक है। इधर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उधर v की बात कर रहे हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे r के बराबर है, मीन्स स्मॉल r कैपिटल R के बराबर, मतलब सरफेस वाला पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम लोग सरफेस तक की बात कर रहे हैं तो सरफेस तक का ग्राफ तो क्लियर है, ये तो पहले की तरह ही बनना है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि रिलेशन क्या आता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये वाला ग्राफ तो आपका बिल्कुल पहले की तरह ही बनना है, जैसा हम लोग पहले बनाते आ रहे हैं। ठीक है, और ये वो पॉइंट आ गया सरफेस वाला, यहाँ सरफेस, ठीक है। ये आउटसाइड चल रहा है, तो आउटसाइड मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, और डिस्टेंस अगर घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, मींस डिस्टेंस इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिक्रीजिंग, डिस्टेंस डिक्रीजिंग पोटेंशियल इंक्रीजिंग, उल्टा होगा इनवर्स रिलेशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भैया सेंटर से, सरफेस से अब सेंटर की तरफ आ रहा है, तो पिछले वाले में डेरिवेशन में जो कंडक्टर के लिए निकाला था वहां पे क्या था, v इज कांस्टेंट, तो उसके लिए देखो डायग्राम ऐसा बना दिया था, सॉरी ग्राफ उसके लिए ऐसा बना दिया था कि भाई सरफेस के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, कितनी है, सेंटर पे जाके इतनी हो जाती है, और डिस्टेंस के साथ उसका रिलेशन अभी जो फॉर्मूला बनाइए क्या निकला था, मैंने रफ कर दिया है, ये निकाला था v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, दिस इज 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r, ये निकाला है ना 2r। तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस r के साथ वेरी करेगा, ठीक है। इसी फिर ये देखते हैं कि क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये फॉर्मूला भी आपको दिखाई दे रहा है, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि सेंटर पे पहुंचने के बाद में सरफेस का पोटेंशियल जो है वो 1.5 रह जाता है, हो जाता है, ठीक है ना। मींस अगर सरफेस पे पोटेंशियल 2 वोल्ट था तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, 1.5 × 2,
मीन्स 3.03 वोल्ट। तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ सरफेस पे पहुंचने के बाद? तो आंसर है पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है, हम और आगे आ रहे हैं, पोटेंशियल हमारा बढ़ता जा रहा है और फाइनली सेंटर पे जाके ये मैक्सिमम हो जाता है। फिर सेंटर से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे सरफेस की तरफ, तो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सेंटर पे जाके ये मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल मान के चलिए, यहाँ पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट। यहाँ पे कितना होगा? 100 से बढ़ेगा, सरफेस की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया 150 वोल्ट। यहाँ कितना हो गया? सरफेस पे 200 वोल्ट। तो यहाँ कितना होगा? तो आंसर है, अगर ये कंडक्टर होता तो यहाँ सरफेस पे 200 वोल्ट था, तो यहाँ पे 200 वोल्ट, यहाँ पे 200 वोल्ट, यहाँ 200 वोल्ट, इनसाइड हर एक पॉइंट पे 200 वोल्ट ही रहता है। लेकिन क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहाँ पे 200 वोल्ट है, तो और अभी यहाँ इंक्रीज होगा। यहाँ हो गया 230 वोल्ट, यहाँ हो गया 250 वोल्ट और यहाँ हो गया 300 वोल्ट। सेंटर पे कितना? 300 वोल्ट, सेंटर पे मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा? ये वाला पॉइंट है BC, सेंटर। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा, सरफेस पे कितना, यहाँ पे कितना है पोटेंशियल? दिस इज इक्वल टू 1.5 VS। सरफेस पे जितना था उसका 1.5 सेंटर पे, ये सरफेस पे, और ये जैसे जैसे हम और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा यार, इतना मतलब कठिन नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है ये, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पूरा पढ़ चुके हैं। आगे हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस। अब हम आगे का जो भी लेक्चर लेंगे उसमें कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत घर से भी पढ़िएगा, एक बार बुक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू, नाउ टुडे वी विल क्लोज हियर। ओके।